हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में जिन भी स्टूडेंट्स ने बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के अंदर एडमिशन लिया है उन सभी का एक सब्जेक्ट हैगा। बीकॉम ऑनर्स वालों का सब्जेक्ट हैगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। बीकॉम प्रोग्राम वालों का सब्जेक्ट हैगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इनका सब्जेक्ट का नाम अलग है लेकिन इनका सिलेबस मतलब जो पोर्शन हैगा स्टडी मटेरियल का वो बिल्कुल सेम है। सेम चैप्टर रहेंगे दोनों की बुक्स में। कुछ चैप्टर का डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा, लेकिन जो कॉमन चैप्टर रहेंगे जैसे कि हैगा प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो चैप्टर रहेंगे कॉमन इनमें, उनकी आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वन शॉट रिवीजन वीडियो। क्योंकि आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीकॉम प्रोग्राम वालों के एग्जाम स्टार्ट है 27 फरवरी से। बीकॉम ऑनर्स वालों के एग्जाम स्टार्ट होंगे 4 मार्च से। और इन सब का पहला एग्जाम ही इस सब्जेक्ट का होता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 की एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें हम आज की सिंगल वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट को जो जो इन चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस के अंदर है उन सभी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को और देखते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अब आपको एग्जाम तक इस टाइप का कंटेंट मिलता रहेगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे जिन्होंने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है, तो ये उनके लिए इनफ वीडियो हो जाएगी। इससे आप सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले आएगा हमारे पास प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? तो इट इज प्राइमरी फंक्शन, ये मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है। प्लानिंग का मतलब होता है जब हमें जो फ्यूचर में काम करना है उसे हम अभी एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं, अभी डिसाइड कर लेते हैं, तो उसे हम कह देते हैं कि प्लानिंग हुई है। अब प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब जो हमें फ्यूचर में करना है उससे रिलेटेड हम अभी प्लानिंग कर लेते हैं, अभी डिसाइड कर लेते हैं कैसे ही हमें ये अचीव करना है, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाती है। सेकंड है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब ये माइंड से की जाती है। मैनेजर्स डिसाइड करते हैं डाटा और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कि हमें फ्यूचर में क्या अचीव करना है और उसे अचीव करने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो जाती है जो माइंड का यूज करके होती है। थर्ड है सेटिंग अप ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमें फ्यूचर में जो भी काम करना है वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव को हम सेट करते हैं। फोर्थ है बेस्ड ऑन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम प्लानिंग करते हैं। जो हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है उससे हमें एजम्पशन करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, इससे रिलेटेड हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हम इसे अचीव कर सकें या डिफीट कर सकें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फिफ्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स परवेजिव, मतलब जो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी लेवल में होती है मैनेजमेंट के, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, सभी को प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है। सिक्स है कंटिन्यूस एक्टिविटी है, मतलब प्लानिंग का कभी भी एंड नहीं होता, ये हमेशा डे टू डे, मंथली, वीकली, ईयरली सभी तरीके से चलती रहती है। छोटे से छोटा काम करने के लिए भी आपको एक तरीके से प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है। सेवंथ है प्राइमरी फंक्शन है, मतलब ये एक बेस क्रिएट करता है बाकी सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए, तो ये प्राइमरी फंक्शन कहलाता है, फर्स्ट फंक्शन। अब प्लानिंग का प्रोसेस होता है, प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। नंबर वन है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, हमें फ्यूचर में चल के क्या अचीव करना है वो ऑब्जेक्टिव हमें सेट करना होता है, गोल अचीव क्या गोल हमें अचीव करना है। सेकंड है डेवलपिंग प्रीमाइजेस। डेवलपिंग प्रीमाइजेस का मतलब क्या होता है, अब उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस करने होते हैं, कोई कुछ एंटिसिपेशंस करने होते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं डेवलपिंग प्रीमाइजेस। थर्ड है लिस्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब अब हमने जब गोल सेट कर लिया तो अब हम ढूंढते हैं कि अब हम इस गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं, तो जो जो तरीके हमारे पास हमारे को कोई बताता है या हमारे माइंड में आते हैं वो सभी कहलाते हैं अल्टरनेटिव। तो अब हमें क्या करना होता है, उन सभी अल्टरनेटिव्स को लिखना होता है। फोर्थ है इवेल्युएटिंग डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें क्या करना होता है, जो अपने अल्टरनेटिव चूज करे हैं, जो भी एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन चूज करे हैं, अब उन्हें क्या करना होता है, आपको इवेल्युएट करना होता है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के रिलेटेड आपको स्टडी करनी होती है कि किसके क्या एडवांटेज हैं, किसके क्या डिसएडवांटेज हैं। फिफ्थ है सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब जब आप स्टडी कर लेते हो, इवेल्युएट कर लेते हो सभी अल्टरनेटिव को, तो आपके पास एक ऐसा अल्टरनेटिव जरूर होता है जिसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं और नुकसान कम होते हैं, तो उस अल्टरनेटिव को कहेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव और उसे आप चूज कर लेते हैं, तो वो आता है आपका फिफ्थ स्टेप के अंदर। सिक्स है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब क्या होता है, जो भी आपने अल्टरनेटिव चूज करा है अब उसे
जो भी आपने प्लान चूज करा है, अब आपको उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसे कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। सेवंथ है फॉलो अप ऑफ एक्शन। अब जब प्लान एक बार इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसे आपको डेली बेसिस पर या फ्रिक्वेंटली चेक करना होता है कि जो भी आपने प्लान डिसाइड कराया था उसी के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, जिससे आपका गोल अचीव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं फॉलो अप ऑफ एक्शन। ठीक है, अब एलिमेंट्स हैं प्लानिंग के कुछ। नंबर 1 है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइंड एज एंड रिजल्ट। जो भी चीज हमारा एंड रिजल्ट है, जो चीज हमें अचीव करनी है, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सेकंड है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव को हम और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि गोल्स हो गए, स्टैंडर्ड हो गए, मिशन, एम, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव ही कहलाती हैं। सेकंड है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आर स्पेसिफिक गाइडलाइन विच क्लियरली डिफाइन द एक्शन एंड नॉन एक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या काम किए जा सकते हैं और क्या क्या काम नहीं करने होते हैं, जब वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनसे रिलेटेड, तो उन्हें हम कहते हैं रूल्स। थर्ड है पॉलिसी। पॉलिसी आर जनरल गाइडलाइंस फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे वर्किंग में कुछ जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिसी। फोर्थ है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? दीज आर प्लान विच आर स्पेसिफिकली क्लियरली टेल्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। मतलब अब आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए किस सीक्वेंस में एक्टिविटीज को करना है जिससे आपका गोल जल्दी और इफिशिएंटली अचीव हो जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रोसीजर। फिफ्थ है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? तो जब किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए कोई प्लान बनाया जाए तो उसे हम प्रोग्राम का नाम दे देते हैं। सिक्स्थ है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होता है? ये भी एक तरीके का प्लान होता है, जिसको हम क्या ध्यान रखते हुए बनाते हैं? हम अपने कंपटीटर को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि हमें अपने कंपटीटर को डिफेक्ट करना है, उसे डिफीट करना है, उसे पीछे छोड़ना है। तो जब वो प्लान बनाते हैं हम, तो उसे हम स्ट्रेटजी का नाम दे देते हैं। सेवंथ है बजट। बजट क्या होता है? बजट भी एक तरीके का प्लान होता है, जिसे हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर करते हैं, मतलब मनी की टर्म में मेजर करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, क्या हमारी कॉस्ट हैगी इस प्लान को फुलफिल करने की और क्या इससे हमारा रेवेन्यू होगा, तो वो कहलाता है बजट। ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने टाइप्स के होते हैं? तो नंबर 1 है लॉन्ग टर्म प्लान। तो दीज आर एड्रेस टुवर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स। लॉन्ग टर्म प्लान कौन से होते हैं? जो कि प्लानिंग करी जाती है कितने टाइम के लिए? लगभग 5 से 10 सालों के लिए, उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स। इनको और हम किस किस नाम से जानते हैं? विजन, मिशन, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स के अनदर नेम्स हैं। दे आर डिजाइन कीपिंग इन माइंड द इंडस्ट्रियल, नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर। ये क्या क्या ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं? इंडस्ट्रियल फैक्टर, नेशनल फैक्टर और इंटरनेशनल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये प्लान बनाए जाते हैं लॉन्ग टर्म वाले। सेकंड है शॉर्ट टर्म प्लान। अब शॉर्ट टर्म प्लान क्या होते हैं? तो दीज आर प्लान डिराइव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्लान्स। वो प्लान जो कि लॉन्ग टर्म प्लान से डिराइव करे जाएं, जो कि लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव करने के लिए जब हम छोटे छोटे प्लान्स बना लेते हैं तो उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लान। दीज आर डिजाइन फॉर डे टू डे रूटीन। डेली रूटीन के लिए बनाए जाते हैं ये प्लान। एवरी मैनेजर डिजाइन शॉर्ट टर्म प्लान फॉर देयर डिपार्टमेंट। हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म प्लान डिजाइन करता है। थर्ड है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान दीज आर स्टेबल एंड एवर एग्जिस्टिंग। वो प्लान जो कि हमेशा ही रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहते हैं और हमेशा एग्जिस्ट करते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेबल प्लान। मोर देन प्लान दे आर स्टेटमेंट ऑफ गाइडलाइंस। प्लान हम इन्हें प्लान का नाम दे देते हैं, बट ये होती क्या है? ये गाइडलाइंस होती हैं, एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, फोर्थ है सिंगल यूज प्लान। तो दे आर डिजाइन फॉर वन टाइम यूज। वो प्लान जो कि जिनका यूज सिर्फ एक ही किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया जाता है उन्हें, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है वैसे ही वो प्लान खत्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये अब मैंने चैप्टर नंबर अलग लिख रखा है लेकिन टॉपिक ये प्लानिंग का ही है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? इट इज अबाउट डिजाइनिंग द लॉन्ग टर्म प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। मतलब जब हम लॉन्ग टर्म प्लान डिजाइन करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस लिए? उसको जो एम है उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन करने के लिए, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दिस प्लान्स आर डिजाइन बाय टॉप लेवल। ये प्लानिंग कौन डिजाइन करता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिजाइन करता है। इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1 एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट। तो इट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशनल प्लानिंग। ट्रेडिशनल प्लानिंग वाज मोस्टली अबाउट इंटरनल मैनेजमेंट बट स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करती है। मतलब जो पहले वाली प्लानिंग थी, पहले की प्लानिंग थी, वो सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट को देखती थी, बट ये वाली प्लानिंग एक्सटर्नल मैनेजमेंट को भी देखती है। सेकंड है एडेप्टिव, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव।
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसी होती है? एडेप्टिव होती है, मतलब हर कोई एडेप्ट कर सकता है। इनोवेटिव मतलब न्यू न्यू इनोवेशंस करती रहती है। और क्रिएटिव होती है, मतलब एक माइंडफुल एक्टिविटी होती है। थर्ड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। टुडे ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेंडिंग नेशनली एंड इंटरनेशनली। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाइंड डिफरेंट ऑपरेशन टुगेदर टुवर्ड कॉमन स्ट्रेटेजिक गोल। आजकल क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली कुछ बढ़ रही है, कुछ नेशनली एक्सपेंड कर रही हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या करती है, इन सभी को बाइंड करके रखती है एक स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करने के लिए। फोर्थ है कंपटीशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टारगेट कंपिटिटर्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मेन मोटिव क्या होता है? कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करना। ठीक है, अब स्ट्रेटेजीज के टाइप्स दिए हमें। सबसे पहला है ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो दीज आर स्ट्रेटेजी विच एम एट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम करंट पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होती है? वो स्ट्रेटेजी जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करे, उसे हम कहते हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी। दीज एम एट इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। इसका एम क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना बिजनेस की। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो इन टू डायरेक्शंस। एक ऑर्गेनाइजेशन दो डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। These are called integration. Growth strategy or long term plan strategies. Growth strategy होती है, ये long term plan activity होती है। ठीक है, सेकंड है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। ये क्या होती है? तो these are strategies aiming at maintaining current position of organization। मतलब वो स्ट्रेटेजी जो कि अभी जो हमारी पोजीशन है उसे ही मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है, उसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। आगे आएगा टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो when organization expand its internal operation resource network, it's called internal growth। और organization expand by combining itself with other firm is called external growth strategy। अब ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी दो तरीके की होती है। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल ऑपरेशन, इंटरनल रिसोर्सेज और नेटवर्क को बढ़ाए तो उसे हम इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी कह देते हैं। और जब वो अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बढ़ाए, मतलब और कंपनियों को एक्वायर कर ले या उनके साथ मिल जाए, तो उसे हम एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसके पार्ट आएंगे। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी में हमारा क्या आता है? एक्सपेंशन आता है, मतलब अपने बिजनेस को, रेवेन्यू को इंक्रीज करना, नए नए प्रोडक्ट बनाना, मार्केट का शेयर बढ़ाना और स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाना। इन सभी चीजों को हम एक्सपेंशन कहते हैं। सेकंड है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? दिस स्ट्रेटेजी वेयर फर्म वेंचर एंटर इनटू न्यू मार्केट विद न्यू प्रोडक्ट। जब एक फर्म जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो नई मार्केट में जाती है नए प्रोडक्ट के साथ, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन तो आपको पता ही है, पुरानी चीजों को छोड़कर अब जो मॉडर्न चीजें हैं उनका यूज करना, उन्हें हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। फिर आएगी एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इसमें क्या आता है? मर्जर। मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मर्जर। एक्विजिशन क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो उसे हम कहते हैं एक्विजिशन। जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होता है? जब दो कंपनी आपस में मिलकर किसी बिजनेस को चलाती हैं जॉइंटली, तो उन्हें हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। फोर्थ है स्ट्रेटेजिक alliances। तो these are non equity based agreement between two companies। It is an agreement to work together without sharing any resources and without one company buying stake in other company। ये क्या होता है? इसमें दो कंपनी एग्री करते हैं कि हम बिजनेस साथ में करेंगे, लेकिन ना तो हम कोई रिसोर्स शेयर करेंगे, ना कोई एसेट शेयर करेंगे, और ना ही क्या चीज, ना ही एक दूसरे का स्टेक खरीदेंगे, मतलब शेयर खरीदेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? रेफर्स टू सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। वो सभी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं, मतलब उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो चेंज कर देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या चीज आती है? एम्प्लॉयज, कस्टमर, कंपटीटर, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और लीगल फैक्टर। तो आएंगे अब जो फैक्टर बिजनेस को बाहर होते हैं, बिजनेस के बाहर होते हैं फिर भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। और जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं उन्हें कहते हैं इंटरनल फैक्टर। नेचर दिया है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये कई सारे फैक्टरों से होता है, कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है, तो इन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। डायनेमिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है बाहर का एनवायरनमेंट, तो उसकी वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है। थर्ड है इंटर रिलेटेड। जो सभी फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को जो अफेक्ट करते हैं वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट दोनों है। फोर्थ है अनप्रिडिक्टेबल। बिजनेस एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल होता है, हम उसको कभी भी एकदम एक्यूरेट नहीं समझ सकते, हम सिर्फ एंटिसिपेशंस और एजम्पशंस कर सकते हैं। ठीक है,
आगे है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो नंबर 1 आएगा माइक्रो एनवायरनमेंट, नंबर 2 मेसो एनवायरनमेंट और नंबर 3 मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो वो सभी फैक्टर जो कि बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं और बिजनेस को इंटरनल फैक्टर हम कह सकते हैं एक तरीके से, वो सारे होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में। कौन कौन आता है, बायर, कंज्यूमर, सप्लायर, ये सारी चीजें आती हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में। सेकंड है मेसो एनवायरनमेंट। तो ये कौन होता है, इट इंक्लूड ऑल फैक्टर विच डू नॉट अफेक्ट वर्किंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बट अफेक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री। मेसो एनवायरनमेंट वो होता है, इसमें वो सारे फैक्टर आते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को नहीं, मतलब पर्टिकुलर कंपनी को नहीं, सभी कंपनी जो कि उस इंडस्ट्री में आती हैं और कैटेगरी में उस इंडस्ट्री की, उसको वो सारी चीजें आती हैं मेसो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स में। थर्ड है मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में वो सभी फैक्टर जो बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, तो इट इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑल फैक्टर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, वो हमें उन सभी फैक्टरों को पहचानना होता है जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, नॉलेज ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर हम एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते रहेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज का पता लगता रहेगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं, क्या नहीं होने वाली हैं। सेकंड है नॉलेज ऑफ थ्रेट। अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उसकी भी नॉलेज हमें मिल जाती है। थर्ड है प्रिपेयर लेजर फॉर टुमारो। हम अपने जो कल हैगा उसके लिए आज ही तैयारी कर सकते हैं, मैनेजर वो उसकी तैयारी आज ही कर लेते हैं। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग। ये क्या करते हैं, हमें जब एंटिसिपेशंस कर लेते हैं, पहले से ही कर लेते हैं सब सारी चीजें, तो हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है वर्किंग में। फिफ्थ है डिटरमाइन है बिजनेस सक्सेस। जब हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करेंगे तो इसी से हमारे बिजनेस की सक्सेस हो सकती है, क्योंकि हमारे को कोई भी थ्रेट नहीं होगा, सारी अपॉर्चुनिटीज हम ग्रैब कर चुके होंगे और इससे हमारे बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आएगा टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। हम एनवायरमेंटल एनालिसिस किन किन तरीकों से कर सकते हैं, तो नंबर 1 आएगा स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, इन चारों चीजों को पहचानते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है, ऑल फैक्टर विच वर्क इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो सभी फैक्टर जो बिजनेस के फेवर में वर्क करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेंथ। ये फैक्टर इंटेंजिबल होते हैं ज्यादातर, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, और इंटेंजिबल भी होते हैं जैसे कि गुडविल। सेकंड है वीकनेस। क्या होता है, तो ऑल फैक्टर दैट वर्क अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो सभी फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं उसे हम कहते हैं वीकनेस। इनका ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डाउनफॉल कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को नीचे गिरा देते हैं। थर्ड है अपॉर्चुनिटी। तो ऑल फैक्टर एक्ट एज स्टिमुलेटर इन ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो सभी फैक्टर जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट, ऑल फैक्टर आर हिंड्रेंस इन पाथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और थ्रेट वो होते हैं जो कि बिजनेस की ग्रोथ में रुकावटें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं थ्रेट्स। ये था हमारा फर्स्ट टेक्निक सॉर्ट एनालिसिस। और सेकंड टेक्निक है पेस्टल एनालिसिस। ये क्या है, तो इट यूज टू स्टडी ऑल मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर। इस पेस्टल एनालिसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी मैक्रो एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं उन सभी का एनालिसिस कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पी से होता है पॉलिटिकल फैक्टर। वो सभी फैक्टर जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और गवर्नमेंट के इन फैक्टर में चेंजेस की वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आती हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स में। सेकंड है सोशल फैक्टर। तो दीज इंक्लूड फैक्टर विच इंडिकेट व्हेन अ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सब डिवाइडेड, कल्चर, बिलीफ एंड वैल्यू दे शेयर। इसमें क्या आते हैं, वो सभी सोशल फैक्टर जो कि एक सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आते हैं, जितने भी इकोनॉमिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये सारी चीजें आती है हमारी इकोनॉमिक फैक्टर में जो कि बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। फोर्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं और हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एनर्जी, कंसर्न फॉर नेचुरल रिसोर्स, एनवायरमेंटल लॉ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। फिफ्थ है लीगल फैक्टर। तो इसमें क्या आते हैं, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट स्टेबलाइज करती है बिजनेस के वर्क के लिए, जो कि हमारी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एथिकल फैक्टर में तो दीज आर फैक्टर विच कंसर्न फॉर बेसिक वैल्यूज दैट मस्ट बी एडर्ड to at question the act of business which may be acceptable. Their violation may destroy the image of business.
वो सभी फैक्टर जिससे एक बिजनेस की इमेज बनती है, और अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो बिजनेस की इमेज खत्म हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं एथिकल फैक्टर। ये हो गया हमारा पेस्टल एनालिसिस। अब बचा है हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस। तो इसमें क्या है, देयर आर सर्टेन फैक्टर विच आर स्पेसिफिक टू सर्टेन इंडस्ट्री, जो कि मेजो एनवायरनमेंट में हमने पढ़े थे कि कुछ फैक्टर होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को नहीं बची बाकी, बल्कि उस इंडस्ट्री की सभी कंपनी को अफेक्ट करती हैं, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सभी कंपनी को। तो वही इंडस्ट्री एनालिसिस है ये। These factors are specifically important in case of business having multiple unit और डिपार्टमेंट। ये एनालिसिस क्यों जरूरी है, जब किसी एक बिजनेस की कई सारी यूनिट्स हैं या डिपार्टमेंट्स है तो ये जरूरी होता है। टूल्स क्या क्या है इंडस्ट्री एनालिसिस के? नंबर 1 BCG मैट्रिक्स। इनको आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इन्हें आप छोड़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे आएंगे। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, मार्केट शेयर पोजीशन, 4 क्वाड्रेंट आएंगे, डॉग, कैश काउ, स्टार, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं आता। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या होता है? इट इज की टू प्लानिंग प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ये की होती है प्लानिंग प्रोसेस की, और एक मैनेजमेंट प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन आर मेड रेगुलरली एट ऑल लेवल। डिसीजन का मतलब पता ही है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग चॉइस करना, वो कहलाती है हमारी डिसीजन। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन में सभी लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं। द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिजल्ट ऑफ राइट डिसीजन। और किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर किस वजह से होती है? डिसीजन की वजह से सक्सेस या फेलियर होती है। जब सही डिसीजन हो जाता है तो सक्सेस, और गलत डिसीजन ले लिया जाता है तो फेलियर हो जाता है बिजनेस का। तो डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग इज अबाउट मेकिंग चॉइस अमंगस्ट द सेट ऑफ अल्टरनेटिव अवेलेबल बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, उनमें से जब हम कोई बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। अब बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे चूज होता है? तो उसके बेनिफिट और उसके डिसएडवांटेजेस को देखते हुए हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं। और क्या कह सकते हैं हम? डिसीजन मेकिंग इज आर्ट ऑफ मेकिंग चॉइस टू सिलेक्ट अल्टरनेटिव दैट प्रोड्यूस मोर डिजायरेबल रिजल्ट। ठीक है, नेचर बताया है बिजनेस डिसीजन मेकिंग का। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं डिसीजन मेकिंग में। इट इज कॉन्टिन्यूस, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब हमेशा चलता रहता है। थर्ड है गोल ओरिएंटेड। डिसीजन किस लिए लिया जाता है? गोल से, जो हमारा गोल है उसे अचीव करने के लिए डिसीजन लिया जाता है, तो गोल ओरिएंटेड कहलाता है। फोर्थ है इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, मतलब माइंड की जरूरत पड़ती है मैनेजर्स को, इंटेलेक्चुअल अपना यूज करना पड़ता है ये डिसीजन लेने के लिए। फिफ्थ है टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा होता है डिसीजन लेना। परवेजिव है, मतलब सभी, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, सभी को इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। अब प्रोसेस क्या होता है डिसीजन मेकिंग में? सबसे पहले एनालाइज द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम एनालाइज करनी होती है कि दिक्कत क्या है बिजनेस में। फिर लिस्टिंग अल्टरनेटिव अवेलेबल, फिर हमें अल्टरनेटिव्स लिखने होते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव अवेलेबल, फिर इवेल्युएशन करना होता है, मतलब हमें उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को पढ़ना होता है। थर्ड है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। फोर्थ है सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, अब इन सभी अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना पड़ता है। फिफ्थ है इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन, फिर जो हमारा डिसीजन है उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सिक्स है फॉलो अप एक्शन, मतलब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? उस डिसीजन जो हमने इम्प्लीमेंट कराया है उसका सही से फॉलोइंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसे चेक करना पड़ता है। अप्रोचेस हैं कुछ डिसीजन मेकिंग की। नंबर 1 है रेशनल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या है? वो प्रोसेस इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट मैनेजर आर परफेक्टली रेशनल। ये किस चीज पर बेस होती है? प्रोसेस एजम्पशंस पर बेस होता है कि मैनेजर हैं वो रेशनल लेंगे। इट मींस दैट एवरी डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट डेटा एंड साइंटिफिक एनालिसिस मैनेजर विल बेनिफिट एंड मिनिमम कॉस्ट। मतलब जो इसमें डिसीजन लिए जाते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? फैक्ट्स, डाटा और साइंटिफिक एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं, और मैनेजर सभी बेनिफिट्स अवेलेबल करवाता है और कॉस्ट को मिनिमम करता है। बी ए कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री रेशनलिटी, इट मींस दैट मैनेजर डू नॉट हैव ऑलवेज रिजोर्ट टू मैथमेटिकल मॉडल एंड सॉफ्टवेयर टू टेक डिसीजन। कई बार क्या होता है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इसमें क्या किया गया है कि हर एकदम मैनेजर मैथमेटिकल एनालिसिस और डाटा वगैरह का यूज नहीं करता, कई बार वो अपने एजम्पशन से भी, अपनी मर्जी से भी डिसीजन ले लेता है, तो उसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ बाउंड रेशनलिटी। टेक्निक्स है डिसीजन मेकिंग की। सब नंबर 1 है कि क्वालिटेटिव टेक्निक, दीज आर बेस्ड ऑन नॉन क्वांटिफाइबल डाटा। इसमें क्या होता है? नॉन क्वांटिफाइबल डाटा होता है, मतलब जिस डाटा को हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि फीडबैक, रिव्यू, इंटरव्यू, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें। द डाटा अंडर दिस टेक्निक इज सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल इंटरप्शन एंड हेंस द रिजल्ट इज सब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल इंटरप्शन होता है, मतलब हर किसी का अलग अलग थॉट होता है और रिजल्ट इसका सब्जेक्टिव हो जाता है।
दिस रिक्वायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्ट। इसको करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? नॉलेज और एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या क्या आती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग अंडर दिस सिचुएशन इज प्रेजेंटेड। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है इस प्रोसेस में, किसमें? क्वालिटेटिव में। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है? हमें ग्रुप के सामने एक कंडीशन रखनी पड़ती है और उसके रिगार्डिंग उनसे डिसीजन पूछा जाता है। बी है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। सी है डेल्फी टेक्निक। इन सबको आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना जितना ये मैंने लिख कर दे रखा है बस आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या होती है? तो इट इज सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग बट कंसिडर टू बी मोर इफेक्टिव। ये क्या होती है? ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह होती है बट उससे ज्यादा अच्छी होती है। सी है डेल्फी टेक्निक। तो दिस टेक्निक असेंबल अ टीम ऑफ एक्सपर्ट टू गिव आइडिया। इसमें हम क्या करते हैं? डेल्फी टेक्निक में एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अब दूसरा टाइप था क्वांटिटेटिव। ये सारे थे तीनों। क्वालिटेटिव का आवेगी क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो इसमें क्या है? दिस टेक्निक बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल एंड क्वांटिफाइबल डाटा। ये किस पर बेस होती है? न्यूमेरिकल और क्वांटिफाइबल डाटा पर बेस होती है। ये टेक्निक किस चीज का यूज करती है? डाटा का यूज करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कंपनी का में होती है उसका। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो नंबर 1 ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इक्वल टू। अब ये ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या करते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, जहां पर ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। सेकेंड है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इट इज यूज टू डिटरमाइन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये लीनियर प्रोग्रामिंग किस चीज में हेल्प करता है कि किस रिसोर्सेज का कितना यूज करना है और किस रिसोर्सेज का कितना करना है, वो सारी चीजें बताने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। सी है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस तो आप पढ़ ही चुके हैं। इट डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने के लिए रेशियो एनालिसिस का यूज किया जाता है। डी है रिग्रेशन एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व यूजिंग स्टैटिस्टिकल इक्वेशन टू प्रेडिक्ट और एस्टिमेट इम्पैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर। इसमें हम स्टैटिस्टिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं किसी चीज को ढूंढने के लिए, इम्पैक्ट ढूंढने के लिए, एक वेरिएबल का दूसरे पर इम्पैक्ट ढूंढने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं। तो देखिए इसके साथ ही आपका कंप्लीट प्लानिंग चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है कि ऑर्गेनाइजिंग, वो हम कर रहे हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं उससे। तो इट इज सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन होता है विच फॉलो अप गोल्स एंड प्लान डिसाइडेड इन प्लानिंग। जो कि क्या करता है? जो प्लानिंग में प्लान्स और गोल्स को डिसाइड किया जाता है उनको अकॉर्डिंग वर्क करता है। इट रेफर्स टू सेट ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स, कलेक्टिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड सो ऑन। ये क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में? तो इसमें ह्यूमंस के जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उन्हें इकट्ठा किया जाता है। जितने भी रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ने वाली है उन सभी को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें एलोकेट किया जाता है, मतलब जिसको जहाँ जरूरत है वहां पहुंचाया जाता है। और ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती हैं। ऑल दीज एक्टिविटी लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव और गोल। ये सारी एक्टिविटी किस लिए की जाती है? गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इट इज ऑल अबाउट सेटिंग कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। इसमें हम मेजरली क्या करते हैं? जो हमने प्लानिंग में बनाया है उसे सेट करने के लिए, मतलब स्टार्ट करवाने के लिए जो प्रोसेस की जरूरत होती है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो इट इज एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है जिसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है दैट फुलफिलमेंट ऑफ प्लान एंड लेज डाउन द एक्शन वर्क। ये क्या करता है? प्लान जो हमने डिसाइड करा है उसमें कोर्स ऑफ एक्शन, उस कोर्स ऑफ एक्शन को स्टार्ट करवाता है। थर्ड है इट इज अ प्रोसेस डिफाइंड एज सेट ऑफ एक्टिविटी टू बी डन इन सिस्टमेटिक वे। ये क्या है? एक प्रोसेस है जो कि बताता है सारी एक्टिविटीज किस वे में की जानी है। इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर हैगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है। इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? तो सिस्टमेटिक फंक्शनिंग होती है, मतलब जब इसके अंदर सभी को बताया जाता है कि आपको किस तरीके से वर्क स्टार्ट करना है, तो सिस्टमेटिक फंक्शनिंग होती है सभी डिपार्टमेंट और हायरार्किकल लेवल्स के बीच में। सेकंड है अवॉइड कंफ्यूजन। इससे कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। कैसे? ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट इन एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज एंड लेबर। ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है? जिसे जहां पर जितने रिसोर्सेज की जरूरत है वो पहुंचा देती है, जहां पर जिस टाइप की लेबर की या वर्कर की जरूरत है वहां वो पहुंचा देती है, जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। थर्ड है एक्शन ओरिएंटेड। ऑर्गेनाइजिंग का मेजर गोल क्या होता है? जो प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया है उस गोल को अचीव करना, तो ये एक्शन ओरिएंटेड कहलाती है। फोर्थ है स्पेशलाइजेशन इन दिस वर्क एंड सिस्टमेटिकली डिवाइडेड। जब हम वर्क को सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर देते हैं, पीपल्स को डिवाइड कर देते हैं, जिस तरीके के लोगों को जो काम करना चाहिए उनको उस जगह पर पहुंचा देते हैं, तो इससे उन पर्सन्स के अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है वर्क का।
फिफ्थ है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग लीड टू कोऑर्डिनेट वर्क एनवायरनमेंट एज इट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे एनवायरनमेंट मतलब कंपनी के एनवायरनमेंट के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है। सिक्स है लीड टू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि हम रिसोर्सेज और वर्क को डिवाइड कर चुके होते हैं जहां पर जितनी जरूरत होती है उतने हिस्सों में। अब आएगा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है? तो नंबर वन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि काम क्या करना है, हमें गोल क्या रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या काम हमें करना होगा। फिर आएगा कलेक्शन ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। अब जब हमें वर्क पता लग जाता है क्या काम करना है तो उसके अकॉर्डिंग उस काम को करने के लिए जिस टाइप के लोगों की जरूरत पड़ती है हम उन लोगों को इकट्ठा करते हैं। थर्ड है डिवीजन ऑफ वर्क। फिर हम क्या करते हैं, उन लोगों को काम बांट देते हैं कि किस पर्सन को क्या काम करना है, जो कि हमने लोगों को सिलेक्ट करा था उन लोगों में काम को बांट देते हैं। फोर्थ है एलोकेशन ऑफ वर्क। काम बांटने के बाद अब हम उन्हें वर्क प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस प्लेस पर जाकर काम करना है, आप वहां पर जाइए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। फिफ्थ है क्रिएटिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, अब जब हमने उन्हें काम प्रोवाइड करवा दिया तो अब हम उनमें एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज करते हैं कि आपको किससे कमांड लेनी है और किसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ऊपर, और आपको किसको वापस जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी वर्क पे रिलेटेड बात है वो बतानी है, किसको आप आंसरेबल हो और किसको आप ऑर्डर दे सकते हो। ये सारी चीजें हम क्रिएटिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में करते हैं। सिक्स है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर क्या करते हैं, ये सारी चीजें बताने के बाद अब उन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो काम को स्टार्ट कर सके। सेवंथ है शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज को शेड्यूल करते हैं, मतलब देखते हैं कि जो जो एक्टिविटीज होनी है जितने टाइम में प्लान में जो डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। फिर है एट्थ फॉलो अप एंड रिविजन। फिर हम क्या करते हैं, अब हमने ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस कर लिया जिसमें हमने रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया, पीपल्स को एलोकेट कर दिया, वर्क स्टार्ट करवा दिया। अब हमें उस वर्क को डेली बेसिस पर या जैसे भी इवेल्युएशन करना होता है कि जिस तरीके से प्लानिंग में डिसाइड किया गया है वर्क उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कहते हैं फॉलो अप ऑफ एक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन। तो ये क्या होता है, इट इज टर्म यूज्ड फॉर असाइनिंग द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, जो सुपीरियर लेवल के पर्सन होते हैं वो अपने से नीचे वाले पर्सन को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेलीगेशन। दिस एक्टिविटी इज वेरी नेसेसरी फॉर एफिशिएंट वर्किंग। अगर हमें अच्छे से काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है। दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पर डिपेंड करती है। इट स्टेट दैट टॉप मैनेजमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन की एरियाज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन में क्या था कि जो टॉप लेवल है मैनेजमेंट का उसे सिर्फ की एरियाज, मतलब जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। बाकी छोटे मोटे जो एरियाज हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स को संभालने देना चाहिए। In order to assign a task to lower top manager need to allocate authority matching with responsibility। अब जब डेलीगेशन करते हैं तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, उसके साथ में आपको कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी उन्हें। तो दिस प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अथॉरिटी कॉल्ड डेलीगेशन। तो जो ये प्रोसेस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अथॉरिटी के साथ साथ, तो वो डेलीगेशन कहलाता है। अब डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इट हेल्प इन क्विक कंप्लीशन ऑफ वर्क। वर्क जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इट हेल्प मैनेजमेंट इन कॉन्सेंट्रेटिंग की एरियाज। टॉप मैनेजमेंट को टाइम मिल जाता है कि वो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनमें ध्यान रख सके। इट ऑल्सो लीड टू स्पेशलाइजेशन ऑन सम वर्क। स्पेशलाइजेशन आ जाता है जो इसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अंदर। फोर्थ है इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है क्योंकि हमें उन्हें हायर लेवल का काम प्रोवाइड करवाते हैं। फिफ्थ है एक्ट एज मोटिवेटर फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए एक मोटिवेटर का काम करता है। प्रोसेस क्या होता है डेलीगेशन का, तो नंबर वन असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क को डिवाइड करना होता है, उन्हें वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होती हैं। सेकंड है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब जब वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उसके साथ में अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, कुछ पावर जिससे वो डिसीजन ले सकें जिन जगहों पर। फिर थर्ड स्टेबलाइजिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी स्टेबलाइज करनी पड़ती है, मतलब अब आपको ये काम करने के बाद आप किसको आंसरेबल हो, मतलब किसको आपको इसकी फीडबैक देनी है, वो होता है अकाउंटेबिलिटी स्टेबलाइज करना। ये था डेलीगेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब आएगा हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेटिंग अथॉरिटी एट वन पॉइंट। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी डिसीजन एक ही पर्सन के हाथ में होते हैं, एक ही मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, जो कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हाथों में होता है डिसीजन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय डेलीगेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव नो पावर टू टेक डिसीजन। एम्प्लॉयज को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है तो उनको
अथॉरिटी नहीं दी जाती है कि वो डिसीजन ले सके। दे नीड टू कंसल्ट टॉप लेवल बिफोर एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्हें टॉप लेवल से कंसल्ट करना पड़ता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन इसका उल्टा है, इसमें क्या होता है, जो पावर है उसे कई सारे लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और और क्या है, उसके साथ में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें प्रोवाइड कर दी जाती है। इट लीड्स टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। देयर इज क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होता है, क्विक डिसीजन होता है, हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय होते हैं, मोस्ट सुटेबल स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस दिया है। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, अथॉरिटी सिर्फ एक पॉइंट पर होती है। अथॉरिटी फ्लो अपवर्ड, इसमें सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी कैसे होती है, नीचे वाले लेवल पर कम होती है और ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अथॉरिटी होती जाती है सेंट्रलाइजेशन में। थर्ड है लीड्स टू डिमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन से एम्प्लॉयज डिमोटिवेट होते हैं। सुटेबल इन केस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, अगर आपकी कंपनी में अनस्किल्ड वर्कर वाला काम है कोई, तो उनके लिए ये सुटेबल होता है सेंट्रलाइजेशन। ट्रेडिशनल अप्रोच है सेंट्रलाइजेशन, और डिले डिसीजन मेकिंग होती है सेंट्रलाइजेशन के अंदर। अब डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन लेवल, अथॉरिटी को हम कई सारे लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड, अथॉरिटी नीचे की तरफ बहती है, मतलब ऊपर वाले अपने नीचे वालों को अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है मोटिवेटेड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय होते हैं मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट है सुटेबल इन केस ऑफ स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर के केस में सुटेबल होता है। मॉडर्न अप्रोच होती है, और ये क्विक डिसीजन मेकिंग इसमें होती है। ठीक है, अब आपका स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इट रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन कर रखा होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, उसके में जो रिलेशनशिप होती है उनके बीच में, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज अ फ्रेमवर्क इन विच सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है पीपल्स की और रिसोर्सेज की। इट क्लियरली डिफाइन, इससे क्या पता लगता है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ये रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क रिलेशनशिप पता लगती है। एलिमेंट्स क्या है, डिपार्टमेंटेशन, तो इसका मतलब है इट वी इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ वर्क ऑन वेरियस बेसिस सच एज फंक्शन, प्रोडक्ट एंड एरिया। डिपार्टमेंटेशन के अंदर क्या किया जाता है, वर्क को डिवाइड करा जाता है किनके बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर और एरिया के बेसिस पर। दिस डिवीजन लीड्स टू सर्टेन डिपार्टमेंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटेशन। इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं और उस प्रोसेस को हम कह देते हैं डिपार्टमेंटाइजेशन। टाइप्स हैं डिपार्टमेंटेशन के। नंबर 1 फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, जिसमें फंक्शंस के बेसिस पर वर्क को डिवाइड किया जाता है, वो हो जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंट, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, तो जिसमें प्रोडक्ट के बेसिस पर कंपनी को डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो होता है हमारा प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन। ये किस लिए जरूरी होता है, जिस कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कई सारे टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, उनके लिए ये सुटेबल होता है। थर्ड है कस्टमर डिपार्टमेंटेशन, तो इसमें क्या होता है, हेयर डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कस्टमर। कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट क्रिएट जाते हैं कि किस टाइप का कस्टमर है, उनके अकॉर्डिंग उस टाइप का डिपार्टमेंट बनाया जाता है। फोर्थ है जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट जब बनाए जाएं, ज्योग्राफी एरियाज के अकॉर्डिंग, तो उसे हम कहते हैं जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन। सेकंड है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। पहला तो था डिपार्टमेंटेशन, अब सेकंड एलिमेंट आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देयर इज इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल लेवल। इसमें क्या होता है, मैनेजरियल लेवल्स क्रिएट किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ लेवल आएंगे हमारे पास 3 टाइप के, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल वो आएगा जो सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है, किससे रिलेटेड, डिजाइन, स्ट्रेटेजी, टेकिंग डिसीजन, राइटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये सारे फंक्शन जो करता है उसे हम कहते हैं टॉप लेवल। दे ऑल्सो डिजाइन रूल्स एंड पॉलिसी, यही टॉप लेवल रूल्स बनाता है, पॉलिसी बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, ये सारी चीजें टॉप लेवल का काम होता है। सेकंड आता है मिडल लेवल, तो दिस लेवल्स वर्क अंडर टॉप मैनेजमेंट। ये वाले लोग होते हैं जो मिडल लेवल में होते हैं, वो टॉप लेवल के नीचे काम करते हैं। दे कंस्टिट्यूट डिविजनल हेड, इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। देयर वर्क इज टू प्लान डिजाइंड बाय टॉप लेवल। इनका काम क्या होता है, जो टॉप लेवल ने प्लान डिजाइन करे हैं उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करवाना होता है। दे डिजायर एंड डिजाइन प्लान फॉर द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। और ये जो इसमें लोग होते हैं मैनेजर डिपार्टमेंट हेड्स, वो क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए रूल्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं। फिर आता है लोअर लेवल, इसमें कौन आता है, इसमें फैक्ट्री वर्कर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्कर, ये सारे लोग आते हैं। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आर इन हैंड्स ऑफ देम, जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की, वो इन लोगों के हाथ में होती है।
फिर आता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है, जब हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं उसके साथ में हमें उसे कुछ पावर भी देनी होती है डिसीजन लेने से रिलेटेड, उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेट अथॉरिटी एंड स्टेबलाइज अकाउंटेबिलिटी। Dynamic of authority responsibility lead to creation of two kinds of structure, centralization and decentralized। अथॉरिटी में देखिए, अथॉरिटी के कुछ टाइप्स दिए हैं। नंबर 1, लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी क्या होती है, तो दीज आर पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन हु आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लाइन अथॉरिटी में वो लोग आते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किसी से गोल को अचीव करने से। दीज एक्टिविटीज डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं वो कंपनी टू कंपनी अलग अलग होती हैं। फिर आती है स्टाफ अथॉरिटी। इसमें क्या आता है, दीज आर इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू लाइन मैनेजर। ये वो लोग होते हैं जो कि लाइन मैनेजर्स को एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं, वो आते हैं स्टाफ अथॉरिटी में। ऑल फंक्शन विच कैन नॉट क्लासिफाइड एज लाइन रोल अंडर आर कॉल्ड स्टाफ रोल। वो सभी फंक्शन जो कि लाइन अथॉरिटी में नहीं आते वो सारे स्टाफ अथॉरिटी में आ जाते हैं। अब है हमारे पास चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, एक जगह से इंफॉर्मेशन जनरेट होती है और उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैलाया जाता है, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन। इट इज इंपॉर्टेंट इन इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किस लिए जरूरी है, एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें कुछ रूल्स को, कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करके कम्युनिकेशन किया जाए, मतलब बताया जाता है आपको किससे कम्युनिकेशन करना है, उसके अलावा आप ज्यादा और किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट लीड्स टू स्लो डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें कोई ऐसा रिजिड कम्युनिकेशन का चैनल नहीं होता है, इसमें आप किसी से भी फ्रीली बात कर सकते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो वो आ जाता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। ये हो गए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है इनफॉर्मल में। अब फिफ्थ आएगा हमारा स्पान ऑफ मैनेजमेंट। स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है अपने अंडर, वो जो उसकी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो इट रेफर्स टू ऑप्टिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट अ सुपीरियर कैन मैनेज इफेक्टिवली। इट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिए हैं स्पान ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पर। नंबर 1 आएगा टॉल स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें एक सबऑर्डिनेट कम एम्प्लॉइज को संभाल पाता है, तो जो स्ट्रक्चर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि एक सुपीरियर के पास बस थोड़े से ही सबऑर्डिनेट रहते हैं, तो कई सारे सुपीरियर बनाने पड़ते हैं, फिर उनके अंदर सबऑर्डिनेट्स आते हैं सारे। दीज आर नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। ये नैरो स्पेन होता है जो कि लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स जनरेट कर देता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आता है हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जहां पर एक सुपीरियर कई सारे सबऑर्डिनेट्स को संभाल लेता है, उस वो होता है हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स के बारे में सारी चीजें। आगे देखते हैं और क्या है ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में। अभी हमने पढ़े ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स। अब हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस किस टाइप के होते हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास ट्रेडिशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ट्रेडिशन स्ट्रक्चर में जो पहले चलते आ रहे हैं स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सेंट्रल लेवल के पास सारी अथॉरिटी होती है, टॉप लेवल के पास बाकी सारे उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो तो हो जाता है हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। सेकंड आता है मॉडर्न स्ट्रक्चर, जो कि आज के टाइम पर फॉलो किया जाता है, क्या, जिसमें सभी को अथॉरिटीज दे दी जाती है, एम्प्लॉयज को अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो किसी एक लिमिट तक डिसीजंस ले सकें, जैसे कि डेलीगेशन में होता है, तो वो आ जाता है हमारा मॉडर्न स्ट्रक्चर में। अब टाइप्स दिए हैं हमें ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते थे, तो नंबर 1 है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका नाम से ही क्लियर है, जिसमें एक्टिविटीज को फंक्शंस के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता था, वो होता था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, तो देखिए क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर के मेरिट में आता है पहला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। रिड्यूस बर्डन ऑन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का टॉप लेवल का बर्डन कम हो जाता है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होता और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डीमेरिट्स क्या है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है फंक्शनल स्ट्रक्चर से। डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन भी किसी टाइम पर डिफिकल्ट हो जाता है, या कि रिस्ट्रिक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नॉट सुटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट। उसके लिए सुटेबल नहीं है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हो, ठीक है।
फिर अगर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में क्या आता है, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाए तो वो हो जाता है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। इसके भी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ ईच प्रोडक्ट कैन इवेल्युएट, हर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सकता है। स्पेशलाइजेशन आ जाती है उस प्रोडक्ट में उन एम्प्लॉइज को, ठीक है। डिमेरिट्स है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का डुप्लीकेशन हो जाता है, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, स्पेशलाइज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाता है। थर्ड है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्योग्राफी एरियाज के बेसिस पर, मतलब जहां पर उनके ऑफिसेज हैं उनके बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। इसके मेरिट्स क्या है, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, एक्सपेंशन बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। डिमेरिट्स है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट, ये है हमारे इसके डिमेरिट्स। अब मॉडर्न स्ट्रक्चर के भी टाइप दिए हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसमें जितने टाइम के लिए प्रोजेक्ट चलता है तब तक वो स्ट्रक्चर रहता है, उसके बाद उसे डिसमेंटल कर दिया जाता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके मेरिट्स क्या है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, मोटिवेशन ऑफ स्पेशलिस्ट को मोटिवेशन मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क रहती है, मेंबर्स बिकम मेंबर वर्सेटाइल हो जाते हैं। डिमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का लैक रहता है, कम्युनिकेशन लाइन का लैक रहता है, डेंजर ऑफ ओवर स्पेशलाइजेशन हो सकता है, सेंस ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है। सेकंड है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, इट डेवलप टू cater the need of large and complex organization which require structure more flexible and technical oriented than functional structure. Objective is to successful complete a series of project. It is combination of functional and project structure. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि फंक्शनल और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, और ये बनाया भी सिर्फ कुछ ही प्रोजेक्ट के लिए जाता है, पर इसमें क्या होता है, फंक्शंस के बेसिस पर काम को डिवाइड किया जाता है, तो ये हो जाता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मेरिट्स क्या है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होता है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, अपॉर्चुनिटी इनहांस स्किल और नॉलेज इनहांस होती है, क्रिएटिविटी इनकरेज करता है और एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेट करता है। डिमेरिट्स हैं, वायलेट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है उसे वायलेट करता है, क्रिएट कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है, अनेबल टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस, और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं। थर्ड है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, इट इज न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इमर्ज्ड इन 1990 एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलिफरेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ऑल्सो नोन एज डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटली डिवाइड कर दिया जाता है। इट इज नेटवर्क ऑफ फर्म लिंक्ड टुगेदर बाय IP, और IP के बेसिस पर कई सारी फर्म एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं, टू शेयर न्यू स्किल्स शेयर करती हैं, कॉस्ट शेयर करती हैं, एक्सेस टू वन अनदर मार्केट, एक दूसरे की मार्केट में एक्सेस कर पाती हैं। द एम इज टू प्रोवाइड, इसका एम क्या होता है, इनोवेटिव हाई क्वांटिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना इसका एम होता है। मेरिट्स होंगे, क्विक डिसीजन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस है, मोर प्रोडक्टिव होता है क्योंकि ये वर्चुअल होता है ऑफिस, ठीक है। डिमेरिट्स है, लेक ऑफ फिजिकल टच होता है, लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटीज रहती हैं, और लेस कंट्रोल ओवर मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल कम रहता है। ये आपको डिफरेंस दिया है ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्ट्रक्चर में। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मॉडर्न स्ट्रक्चर डायनेमिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ट्रेडिशनल सिंपल होते हैं डिजाइन में, मॉडर्न कॉम्प्लेक्स होते हैं। ट्रेडिशनल वाले लेस कॉस्टली होते हैं, मॉडर्न वाले कॉस्टली स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रेडिशनल सिंगल प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, मॉडर्न वाले मल्टी प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। ट्रेडिशनल में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, मॉडर्न में डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉय या लो मोरल, एम्प्लॉय में मोरल कम होता है, बट मॉडर्न में एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा बस एक और यूनिट बची है जो वीडियो में हम करने वाले हैं, जो कि है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब उसे देखते हैं। तो देखिए, अब है हमारे पास स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है, द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्यू इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। स्टाफिंग का हम सिंपली मतलब क्या समझ सकते हैं, वो प्रोसेस जिससे कंपनी में जितनी भी वैकेंट पोजीशन है उन्हें फिल किया जाए, उसे हम कहते हैं स्टाफिंग। नेचर क्या है स्टाफिंग का, इट इज पीपल ओरिएंटेड है, परवेजिव है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, कॉन्टिन्यूस होती है, इंडिविजुअल है, वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड होती है। अब जो मेन है इसमें वो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में नंबर 1 आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है,
तो दिस इज स्टेप इन विच मैनेजर डिसाइड द नंबर एंड काइंड ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड। इसमें मैनेजर डिसाइड करता है कि कितने एम्प्लॉय और किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है। सेकंड है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, प्रोसेस सर्चिंग, एम्प्लॉय को सर्च करना है जिस टाइप के तरीके, और उन्हें स्टिमुलेट मतलब एक तरीके से इनकरेज करना कि वो इस वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास रिक्रूटमेंट में आई होती है उन सब में से कुछ एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सही जो कैंडिडेट हमें चाहिए होते हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट होता है। मतलब ओरिएंटेशन उनको पूरे कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और प्लेसमेंट में उन्हें जॉब ऑफर की जाती है। फिर होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है जिससे उनके अंदर नॉलेज आ सके, स्किल्स आ सके, समझ में आ सके कैसे उन्हें काम करना है। सिक्स है रेमरेशन। रेमरेशन क्या होता है, कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड जो कि उनको वर्क करने के रिटर्न में दिया जाता है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अब जब एक पर्सन काम करने लगता है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है। मतलब वो कैसा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सही कर रहा है तो उसको प्रमोट करा जाता है, और सही काम नहीं कर रहा तो उसे या तो ट्रांसफर किया जाता है या फायर्ड किया जाता है। एट्थ है ट्रांसफर और प्रमोशन। यही परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में जो मैंने आपको बताया। ट्रांसफर में क्या होता है, सेम पोजीशन पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचा देना, वो होता है ट्रांसफर। और प्रमोशन होता है हायर लेवल ऑफ जॉब ऑफर करना, उसे वो हो जाता है प्रमोशन। आगे आएगा हमारे पास रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयज को सर्च करना और उन्हें एनकरेज, पर्सन को सर्च करना और उन्हें एनकरेज करना कि वो वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज होते हैं दो, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में जब एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं में से रिक्रूटमेंट की जाती है तो उसे कहते हैं इंटरनल सोर्सेज। इसमें क्या क्या आता है, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, रिटायरमेंट, इंटरनल एडवर्टीजमेंट, फॉर्मर एम्प्लॉय, ये सारे हमारे सोर्सेज देंगे इंटरनल रिक्रूटमेंट के। सेकंड है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जब कंपनी के बाहर से एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है, जॉब ऑफर की जाती है, तो वो होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसमें कैसे होती है रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, कैजुअल कॉलर होते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, मीडिया एडवर्टाइजमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर आता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, जो रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन आई है उनमें से जो शॉर्ट लिस्टिंग करनी है उन एप्लीकेशन की, और जो सबसे अच्छी एप्लीकेशन है उन्हें रख लेना है, बाकी को रिजेक्ट कर देना है। स्टेप्स क्या होते हैं सिलेक्शन के, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक बैंक होता है, फिर सिलेक्शन टेस्ट है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, परफॉर्मेंस रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम और जॉब ऑफर। ये हमारे 8 स्टेप्स हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में गिवन है। स्टफिंग मैंने आपको करवा दिया, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक आधा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आंसर कर सके, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में निपटा दिया। अब हम बात करते हैं डिटेल में मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश गोल। पीपल्स को इंकरेज करना किस लिए, गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन इज विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये क्या होता है, एक तरीके से हमारी इच्छा होती है जिससे हम हाई लेवल ऑफ एफर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। नेचर क्या होता है मोटिवेशन का, साइकोलॉजिकल फैक्टर फेनोमेना है, मतलब ये इंटरनल फीलिंग होती है किसी भी पर्सन की। सेकंड है कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब हमेशा मोटिवेशन की जरूरत होती है जिससे वो कोई भी पर्सन अच्छे से काम कर सके। थर्ड है इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि हमें सभी एम्प्लॉयज के बिहेवियर को स्टिमुलेट करना पड़ता है, उनके माइंड को बदलना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। फोर्थ है मोटिवेशन लीड टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन से क्या होता है, वो अपने अच्छे एफर्ट्स करते हैं जिससे गोल अचीव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। फिफ्थ है मोटिवेशन कैन पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या क्या चीज़ आती है, जब हम रिवॉर्ड्स, प्राइज, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें देते हैं, ये आता है पॉजिटिव मोटिवेशन में। नेगेटिव मोटिवेशन में क्या आता है, जब हम पेनल्टीज, फाइन वगैरह लगाते हैं तो वो आता है नेगेटिव मोटिवेशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, अच्छे से यूज करते हैं एम्प्लॉयज। सेकंड है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाता है। थर्ड है स्टेबलाइज गुड वर्क रिलेशन, अच्छी वर्किंग रिलेशन स्टेबलाइज होती है एम्प्लॉयज के बीच में। फोर्थ है कम्युनिकेशन, मोटिवेशन से सुपेरियर और जूनियर के बीच में कम्युनिकेशन का वे खुल जाता है। फिफ्थ है फैसिलिटेट चेंज। ये मोटिवेशन की वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी भी चेंज को अडेप्ट करने में इजीली एक्सेप्टेबल होते हैं, वरना वो हर चेंज को अडेप्ट नहीं करते। मोटिवेशन के टाइप हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब किसी पर्सन के अंदर से कोई फीलिंग आए मोटिवेशन से रिलेटेड तो वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन।
इससे पर्सन की इनर ग्रोथ होती है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में जब कोई बाहर से फोर्स का यूज किया जाए, किसी पॉजिटिव फोर्स का, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स, ये सारी चीजें, सैलरी, बोनस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट ग्रुप एफर्ट। किसी भी पर्सन की एबिलिटी कि वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी काम को करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप इज प्रैक्टिस ऑफ इन्फ्लुएंस दैट स्टिमुलेट सबऑर्डिनेट और फॉलोवर टू डू देयर बेस्ट। लीडर क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल्स को किस चीज के लिए? ग्रुप के टुवर्ड गोल को अचीव करवाने में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लीडरशिप की? नंबर 1, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। इसमें क्या करता है लीडर? पीपल्स को इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड है बेस्ड ऑन अथॉरिटी। अथॉरिटी पर बेस्ड होता है ये, मतलब एडुकेट पावर चाहिए उसे किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए लीडर को। थर्ड है इन्वॉल्व फॉलोवर्स। इसमें फॉलोवर होने जरूरी है, अगर फॉलोवर नहीं होगा तो लीडरशिप भी नहीं होगी। फोर्थ है इन्वॉल्व स्टिमुलेटिंग द फॉलोवर। और क्या होता है? फॉलोवर्स को स्टिमुलेट किया जाता है, मतलब इन्फ्लुएंस किया जाता है। फिफ्थ है इट इज पर्सनल क्वालिटी। ये किसी भी पर्सन की एक पर्सनल क्वालिटी होती है, ठीक है। अब है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इनिशिएट एक्शन। जब कोई लीडर डायरेक्शन देता है उसी के अकॉर्डिंग काम स्टार्ट होता है। सेकंड है मोटिवेशन। लीडर मोटिवेट एम्प्लॉय। लीडर जो है वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड से। थर्ड है प्रोवाइड गाइडेंस। गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। लीडर नीड टू डायरेक्ट सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करता है जिससे गोल को अचीव किया जा सके। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन। तो इट कैन बी अचीव्ड थ्रू रिकंसिलिंग पर्सनल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। लीडर क्या करता है? एम्प्लॉयज के पर्सनल इंटरेस्ट को जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। फिफ्थ है बिल्ड वर्किंग एनवायरनमेंट मोटिवेट करके लीडर और वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आएंगे लीडरशिप के कुछ स्टाइल हैं। 3 टाइप की लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक, और फैलवेगी ऑटोक्रेटिक। सेकंड है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक। और थर्ड है लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? जब सारी पावर सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास होती है और सारे डिसीजन वही लेता है, एम्प्लॉय का इसमें कोई भी कंसल्टेंसी या इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है किसी भी डिसीजन में। ये सूटेबल कब होती है? जब इन स्किल्ड और इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं, तब ये जरूरी सही रहती है। और इसमें डिसीजन होता है वो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। फिर अगर पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, इसमें क्या होता है? जो भी डिसीजन हैं वो एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट करने के बाद लिए जाते हैं, उनसे कंसल्ट करे बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहते हैं, टर्नओवर रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस टर्नओवर, और जो एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जाते हैं जॉब को वो कम हो जाता है। इसमें देयर इज डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस में डिले होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर। थर्ड है लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर में क्या होता है? अंडर दिस स्टाइल मैनेजर फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ वर्क एंड नॉट ऑन मैनेजमेंट पार्ट। जो मैनेजर है वो इंपॉर्टेंट एरियाज में कॉन्सेंट्रेट करता है, बाकी जो छोटे मोटे एरिया हैं उनमें एम्प्लॉयज को ही अथॉरिटी दे दी जाती है कि तुम खुद डिसीजन ले सको इन सारे मैटर्स में। तो वो उस टाइप की लीडरशिप कहलाती है लेजिस्फेयर लीडरशिप, ठीक है। इट इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। से एम्प्लॉयज का मोरल इंक्रीज होता है। ये आपको डिफरेंस दिया है एक ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और लेजिस्फेयर में, इसे आप पढ़ लीजिएगा। आगे आएगा हमारा जो लास्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस विच चेक परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को मेजर करना हमारा कहलाता है कंट्रोलिंग। इट मेक श्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर मीट। ये क्या चेक करता है कि जो हमारा प्लान ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है, चाहे कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो। इट कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। ये क्या करता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को पहले से जो डिसाइड स्टैंडर्ड होते हैं उनके साथ कंपेयर करता है, डेविएशन फाइंड करता है और उस डेविएशन को करेक्ट करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेता है। अब आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस हरदम चलता रहता है, हरदम कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड है फॉरवर्ड लुकिंग। ये किस चीज में हेल्प करता है? आगे देखने में हमें चीजों को हेल्प करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो कंट्रोलिंग की वजह से हमें पता लग पाता है। थर्ड है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड होता है, ये टाइमली एक्शन को करने में हेल्प करता है और वेस्टेज ऑफ टाइम को मिनिमाइज करता है। बेस्ड ऑन प्लानिंग, जो कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग पर ही बेस होता है। फिफ्थ है परवेजिव। हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत पड़ती है।
सिग्निफिकेंट क्या है कंट्रोलिंग के, तो कंट्रोलिंग गाइड मैनेजमेंट इन अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल। कंट्रोलिंग गाइड करता है मैनेजमेंट को जो पहले से गोल डिसाइड कर रखे हैं उन्हें अचीव करने में। सेकंड है कंट्रोलिंग फाइंड आउट वेदर परफॉर्मेंस इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद प्लान। ये फाइंड करता है कि का जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही। थर्ड है कंट्रोलिंग हेल्प सुपीरियर टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग हेल्प करता है सुपीरियर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में। फोर्थ है इट हेल्प इन फाइंडिंग एंड डेविएशन एग्जिस्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ये किस चीज में हेल्प करता है, ढूंढने में डेविएशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं। फिफ्थ है इट ब्रिंग बैक मैनेजमेंट ऑन प्लानिंग, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप फिर आता है वो दोबारा से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। सिक्स्थ है इट हेल्प इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी जज करने में ये हेल्प करता है, जो भी चीज हम बना रहे हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है। सेवंथ है इट इंश्योर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, और सभी रिसोर्सेज का इफेक्टिव और इफिशिएंट यूज होता है। प्रोसेस है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग के प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं। स्टेबलाइजिंग ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब जो हमें अचीव करना है वो स्टेबलाइज करने हैं ऑब्जेक्टिव। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बाद जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसे मेजर करना है। थर्ड कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, उसके बाद जो परफॉर्म कर रहे हैं एम्प्लॉय उसको स्टैंडर्ड जो हमें अचीव करना है उसके साथ मेजर किया जाता है। एंड फोर्थ है करेक्शन ऑफ डेविएशन, और डेविएशन को करेक्ट किया जाता है उसके बाद अगर जो भी डेविएशन होती है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी के साथ आपकी तीनों यूनिट प्लानिंग, जो सेकंड यूनिट ऑर्गेनाइजिंग और थर्ड यूनिट वो सेकंड यूनिट प्लानिंग, थर्ड यूनिट ऑर्गेनाइजिंग और फोर्थ यूनिट डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तीनों यूनिट्स की हम कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कर चुके हैं। जो जो चीज़ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है, बाकी चीज़ों को भी मैंने आपका एक तरीके से ओवरव्यू करवा दिया। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नए कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।